रीबर्थ ऑफ माई डेविल स्टार एपिसोड 11 मुंबई, इंडिया। अगली सुबह सागरिका जब सोकर उठी तब रणधीर वहां पर नहीं था। आज उसे प्रमोशन के लिए एक जगह पर जाना था और वो अकेला ही गया था। जाना तो सागरिका को भी था, पर अब रणधीर उसे खुद जान देने नहीं वाला था, अगर वो चाहेगी तो भी नहीं। इसीलिए अभी वो फ्री थी। वो इस वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी। तभी आदित्य वहीं पर आकर बैठे। सागरिका खड़ी होकर बोली, मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट लाती हूँ, और किचन की तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद उसने आदित्य को खाना सर्व कर दिया और वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गई। आदित्य उसे देखकर बोले, रणधीर सुबह सुबह चला गया ना? सागरिका कुछ पल रुककर बोली, चल तो गया वह, अंकल। जाना तो मुझे था, और अब मुझे गिल्टी फील हो रहा है। सारा काम वो अकेले करेगा और मैं। आदित्य बीच में ही बोल पड़े, सागरिका तुम खुद को ठीक रखो। तुम्हें गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम ठीक रहोगी ना तो मेरे बेटे का दिमाग सही रहेगा। तुम्हारी हालत खराब देखकर वो पागल हो जाता है। सागरिका धीरे से बोली, मतलब? आदित्य हल्का सा मुस्कुराकर बोले, मतलब बस इतना कि तुम्हारी तबीयत खराब होगी तो वो सच में पागल ही हो जाएगा। सागरिका कुछ पल आदित्य को देखती रही, फिर वो अपने खाने पर ध्यान देने लगी। थोड़ी देर बाद आदित्य वहां से जा चुके थे। सागरिका सीधे बेडरूम में आई और उसने रणधीर को कॉल लगा दिया। उसे आइडिया नहीं था कि रणधीर कहां पर होगा, पर 2 रिंग जाने के बाद उसने कॉल पिक कर लिया। सागरिका धीरे से बोली, मुझे ये मत बोलना कि मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया, मुझे और ज्यादा गिल्टी फील होगा। रणधीर कुछ पल रुककर बोला, डिस्टर्ब नहीं किया तुमने, मैं वैनिटी वैन में हूं, तैयार हो रहा हूं अभी। सागरिका गहरी सांस लेकर बोली, तब ठीक है, वरना मुझे पहले से गिल्टी फील हो रहा था कि मेरे हिस्से का काम भी तुम्हें अकेले करना है, और अब अगर तुम्हें डिस्टर्ब कर देती तो। रणधीर बीच में बोला, दिमाग ज्यादा चलता है तुम्हारा, थोड़ा सा काम चलाया करो। सागरिका, इतना ज्यादा दिमाग नहीं चलाओ, प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा दिमाग भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। सागरिका धीरे से बोली, तुम मुझे ताने मारते हो? रणधीर कुछ पल रुककर बोला, क्योंकि मुझे तुम्हें ताने मारना पसंद है। सागरिका, अभी तक समझ नहीं आया तुम्हें? वेरी बैड। सागरिका धीरे से बोली, मतलब तुम ताना मारना बंद नहीं करोगे? रणधीर हल्का सा मुस्कुराकर बोला, बिल्कुल नहीं। तभी उसका मेकअप आर्टिस्ट बोला कि सब कुछ तैयार है। रणधीर ने एक बार सामने लगे मिरर में खुद को अच्छे से देखा और हल्का सा मुस्कुरा दिया। सब कुछ परफेक्ट था। वो खड़ा हुआ और वैनिटी वैन से बाहर निकल गया। वो सीधे सेट की तरफ जा रहा था। सागरिका कुछ पल रुककर बोली, तुम जा रहे हो तो जाओ और बाद में मुझे कॉल करना। रणधीर कुछ पल रुककर बोला, शाम तक मैं यहीं पर रहने वाला हूं, बाय। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। सागरिका कुछ पल अपने फोन को देखती रही और फिर हल्का सा मुस्कुरा दी। कुछ सोचते हुए वो बेड पर लेट गई। उसने अपना फोन उठाया और अपनी गैलरी चेक करने लगी। शूटिंग की कुछ फोटोज थी उसमें, जो उनकी मूवी की थी। उन फोटोज में सागरिका और रणधीर थे। जब से शादी हुई थी तब से रणधीर का ये पति वाला ऑब्सेशन कुछ अलग ही लेवल पर था। उसने सागरिका के फोन में उसके साथ इतनी सारी फोटोज ले रखी थी। रणधीर एक्टर था, पर कोई टिपिकल हीरो टाइप नहीं था जो फोटो न लेते हो, हंसते न हो, बात न करते हो। वो सब करता था और उसकी यही क्वालिटी उसे सबसे खास बनाती थी। सागरिका की नज़र एक फोटो पर आकर रुक गई। उस फोटो में सागरिका बुरी तरीके से रणधीर को घूर रही थी और वहीं रणधीर कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। ये फोटो देखते ही उसे हंसी आ गई। वो धीरे से बोली, कितना इरिटेट किया है ना तुमने मुझे, सच में। पर मुझे ये इरिटेशन पसंद है तुम्हारा। मुझे ये इरिटेट करना, इट फील्स लाइक जिंदगी की जरूरत बन गई है। नहीं करोगे ना तुम तो भी मैं परेशान हो जाऊंगी, और करोगे तो वो वाली परेशानी तो मैं पूरी लाइफ हैंडल कर सकती हूँ। सागरिका के होठों की मुस्कुराहट जाने का नाम नहीं ले रही थी। 2-3 बार स्वाइप करते हुए उसकी नज़र एक और फोटो पर आकर रुक गई। वो फोटो शिमला की थी। उसमें सागरिका ने साड़ी पहनी हुई थी और वो सामने एक पेड़ की तरफ देख रही थी। रणधीर ठीक कैमरे के सामने ही था। वो मुस्कुराते हुए कैमरे की तरफ देख रहा था और सागरिका पेड़ की तरफ। सागरिका कुछ पल रुककर बोली, कैसे कैसे फोटोज ले रखी हैं इसमें, और इसे मेरा ही फोन मिला था, पर अब मैं इन्हें डिलीट भी नहीं कर सकती। मैं नहीं करूंगी, बोलकर उसने सर हिला दिया। पूरे दिन यही सारी चीजें चलती रहीं। सागरिका बस सारी फोटोज देखती रही। उसके फोन में बहुत सारी फोटोज थी। उसे खुद नहीं पता था कि रणधीर के पास उसके फोन का पासवर्ड था, और उसके पास भी रणधीर के फोन का पासवर्ड था। क्यों था, उसे नहीं पता था।
जब वे लोग शिमला में थे तभी रणधीर ने उसे अपने फोन का पासवर्ड बताया था और उसके फोन को भी पासवर्ड ले लिया था। शाम को सागरिका के दिमाग में कुछ आया और वो अपनी गाड़ी की चाबी उठाकर तुरंत घर से निकल गई। इधर रणधीर की शूटिंग खत्म हो चुकी थी। फाइनली अब वो फ्री हो गया था। सबसे पहले वैनिटी वैन में जाकर उसने अपने कपड़े चेंज किए और सारा मेकअप रिमूव करने के बाद अपने गॉगल्स पहनकर वहां से निकल गया। जो मीडिया वाले हर जगह पड़े रहते थे वो वहां पर भी थे। अब वो फ्लैशेस मार रहे थे। रणधीर को इरिटेशन तो हो रहा था पर शक्ल पर ज्यादा दिख नहीं रहा था। वो कह सकते थे कि वो दिखा नहीं रहा था। रणधीर की नजर अचानक से सागरिका की गाड़ी की तरफ चली गई। वो बिना कुछ बोले उसकी गाड़ी के पास गया और पैसेंजर सीट पर बैठकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। सागरिका उसे देखकर बोली, ये लोग यहाँ पर आते कैसे हैं? इन्हें बताता कौन है? रणधीर अपना गॉगल उतारकर बोला, पता चल जाता है सागरिका, इट्स वेरी सिंपल, उनके नेटवर्क होते हैं। मैं जिस सेट पर रहूंगा वहां पर काम करने वाले लोगों के पास भी फोन होता है। सागरिका गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोली, समझ गई, और अंदर अपनी सीट बेल्ट लगाकर बोली, आज मेरी परमानेंट बीवी को मेरे लिए आना पड़ गया। कुछ ज्यादा प्यार आ रहा है तुम्हें मेरे ऊपर। सागरिका जल्दी से बोली, कोई प्यार नहीं आ रहा है मुझे तुम्हारे ऊपर। तुम आ जाते हो तो मैंने सोचा कि मैं भी आ जाऊं, बस और कुछ नहीं। उसकी बात सुन रणधीर बस उसे देखता रहा। उसके होठों पर एक मुस्कुराहट बनी हुई थी। सागरिका एक नजर उसे देखकर बोली, स्टॉप स्माइलिंग लाइक दिस, जैसे पता नहीं मैंने क्या ही कर दिया। मैं बस तुम्हें लेने आई हूं, ठीक है, और कुछ नहीं किया मैंने। रणधीर उसे देखकर बोला, मैंने कब बोला कि तुमने कुछ कर दिया? कुछ नहीं किया तुमने, बस मुझे लेने आ गई। बोलते हुए उसने लेने आ गई इन 3 शब्दों पर काफी जोर दिया था। सागरिका ने एक नजर उसे देखा और वो वापस सामने देखने लगी। अब उन दोनों के बीच कोई बात नहीं हो रही थी। थोड़ी देर बाद रणधीर काफी ज्यादा रिलैक्स हो चुका था। वो थोड़ा सा थका हुआ भी था। उसने रेडियो एफएम ऑन कर दिया। किसी शायर की गजल, जो दे रूह को सुकून के पल, कोई मुझको यूं मिला है, जैसे बंजारे को घर। ये लाइन सुनते ही रणधीर की नजर सीधे सागरिका की तरफ चली गई। उसने अपने बाल बांध रखे थे। उसके बालों की कुछ लंटें उसके गाल को छू रही थीं। नए मौसम की सहर या सर्द में दोपहर, कोई मुझको यूं मिला है, जैसे बंजारे को घर। सागरिका को रणधीर की नजरों की तपिश अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। उसने एक नजर उसे देखा और तुरंत रेडियो स्टेशन बदल दिया। दूसरे स्टेशन पर भी गाना ही चल रहा था और वो गाना कुछ ऐसा था, तू पहला पहला प्यार है मेरा। बस इतना सुनते ही सागरिका ने तुरंत एफएम ही बंद कर दिया। वो धीरे से बोली, कुछ भी गाने चल रहे हैं ना? रणधीर उसे देखकर बोला, सिचुएशन के अकॉर्डिंग गाने चलते हैं और बिल्कुल सही चल रहे हैं। सागरिका धीरे से बोली, रियली? तो तुम बंजारे हो और तुम्हें घर मिल गया? रणधीर उसे देखते हुए बोला, तुम मिल गई। ये सुनते ही सागरिका के दिल की धड़कन एकदम से बढ़ गई। उसने एक नज़र रणधीर को देखा और वापस सामने देखने लगी। करीब 15 मिनट बाद उसने बिल्डिंग के बाहर गाड़ी रोक दी। वो रणधीर को देखकर बोली, अगली बार ऐसी बातें करके मेरे हार्टबीट बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जब मैं ड्राइविंग कर रही थी, गड़बड़ हो जाती ना तो प्रॉब्लम हम दोनों को होती। रणधीर हल्का सा मुस्कुराकर बोला, यू वॉन्ट टू टेल मी कि मैं तुम्हारे दिल की धड़कनें बढ़ाने की वजह हूं? सागरिका जल्दी से बोली, तो तुमने भी तो ये बोला कि मैं तुम्हारा घर हूं और तुम बंजारा। रणधीर उसे देखकर बोला, आई एम एक्सेप्टिंग सागरिका। मैं तुम्हारी तरह भागने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं। सागरिका जल्दी से बोली, हाँ तो ठीक है ना, हो तुम वजह। बोलकर वो जल्दी से गाड़ी से उतर गई और सीधे लिफ्ट की तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद वो दोनों पेंट हाउस में वापस आ चुके थे। आदित्य और सत्यम दोनों हाल में बैठे हुए किसी बात पर हंस रहे थे। सागरिका मुस्कुराते हुए बोली, क्या बात चल रही है? आदित्य उसे देखकर बोले, बस ऐसे ही कुछ पुरानी बातें हैं, कुछ खास नहीं है। पर कुछ कुछ चीजें हो जाती हैं जो उस वक्त खास नहीं होती पर आज खास होती हैं। सागरिका कुछ पल रुककर बोली, ओके, आप लोग कंटिन्यू करो, मैं ऊपर जा रही हूँ। इतना बोलकर वो सीधे बेडरूम की तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद सागरिका वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर आई। रणधीर पहले से ही बेड पर लेटा हुआ था। सागरिका उसके पास बैठकर बोली, कुछ पूछूं तुमसे? रणधीर उसे देखकर बोला, क्या? सागरिका कुछ पल रुककर बोली, वो जो आशिमा रावत ने कंप्लेंट किया, वो सच है ना? बस इतना बता दो, बस थोड़ा सा डाउट है। आई मीन, सच ही है ना कि कहीं
रणधीर बीच में बोला, शाश्वत खन्ना पर भरोसा है तुम्हें? सागरिका जल्दी से बोली, नहीं, मैं ऐसे कब बोली कि मुझे भरोसा है? रणधीर ने एकदम से उसका हाथ पकड़कर उसे अपने ऊपर खींच लिया और उसकी कमर पर हाथ रखकर बोला, तो फिर सच ही है। सागरिका जल्दी से बोली, वो तो ठीक है, लेकिन ऐसे खींचने की क्या जरूरत थी, दूर रहकर भी। रणधीर बीच में बोला, मैं अपनी बीवी से दूर क्यों रहूं? मुझे मेरी परमानेंट बीवी के पास ही रहना है। सागरिका धीरे से बोली, ओके, बोलते हुए उसने हल्के से अपनी आंखें बंद कर ली। रणधीर कुछ पल उसके चेहरे को देखता रहा और फिर उसने हल्के से सागरिका की नाक पर किस कर लिया। सागरिका तुरंत उसे देखकर बोली, अब छोड़ो। रणधीर उसे अच्छे से बेड पर लिटाते हुए बोला, नहीं, आई विल नॉट लीव यू। सागरिका, चुपचाप ऐसे पड़ी रहो। सागरिका हैरानी से बोली, क्या मतलब, चुपचाप ऐसे ही पड़े रहो? ऐसे नहीं होते, चुपचाप मैं नहीं रह सकती। रणधीर उसे देखकर बोला, रहना पड़ेगा, बोलकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। सागरिका कुछ पल उसके चेहरे को देखती रही और फिर उसने सर हिला दिया। उसे पता था कि रणधीर को नींद आ रही थी। अगला दिन सुबह से रणधीर या सागरिका को एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था। रणधीर सुबह सुबह कोलकाता के लिए निकल गया था। वो 2 दिन कोलकाता में रहने वाला था। प्रमोशन के लिए वहां पर कुछ मीट अप होने वाले थे। इधर सागरिका एक परफ्यूम ब्रांड की शूटिंग के लिए आई हुई थी। उसे एड शूट के डायरेक्शन के लिए ऑफर आया था, जो उसने एक्सेप्ट कर लिया था। 2 दिन का काम था, जिसे वो जल्दी से खत्म कर लेगी। सागरिका इस वक्त शूटिंग पर ही थी। आधा दिन निकल चुका था और 2-3 शूट हो चुके थे। सागरिका खुद से ही बोली, आधा दिन हुआ है और मुझे इस रणधीर कंधारी की याद आने लगी है। मिस्टर कंधारी, तुमने मेरे दिमाग के अंदर, क्या तुमने मेरे दिल में भी अपना घर करना शुरू कर दिया है? आई लिटरली कांट इवन थिंक एनीथिंग तुम्हारे अलावा। कुछ आ ही नहीं रहा है मेरे दिमाग में। बोलते हुए वो कॉफी पी रही थी और रणधीर को अपने दिमाग में 50 बातें सुना रही थी। वो सुबह से उसके दिमाग में घूम रहा था। सागरिका ऐसे ही घूमते हुए सामने वाली बिल्डिंग में आ चुकी थी। वहां आसपास की बिल्डिंग्स में आना जाना लगा रहता था। बस सागरिका वॉक करते हुए आई थी। वो सीधे फर्स्ट फ्लोर पर पहुंची। वो एक तरफ फोटो में जा रही थी कि तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज आई। सागरिका एक दरवाजे के पास पहुंची। उसने अंदर हल्का सा झांका और आशुतोष की तरफ देखा और उसके सामने अनिकेत मुखर्जी खड़ा था। वो अनिकेत मुखर्जी को जानती थी, बचपन से देखा था उसने उन लोगों को। वो मन में बोली, मैं यहाँ पर चली आई, दिमाग से निकल गया मेरे कि ये आशुतोष अंकल का ही बिल्डिंग है। वो जाने वाली थी कि तभी अनिकेत की आवाज उसके कानों में पड़ी। अनिकेत बोला, सागरिका की इतनी फिक्र की वजह क्या है? आई एम लिटरली कंफ्यूज्ड, क्योंकि ऐसे ही तुम्हें किसी और के बच्चे की फिक्र नहीं हो सकती जिस तरीके से तुम्हें होती है। सागरिका को हमने भी देखा है, पर मुझे ऐसे फिक्र नहीं हुई। शाश्वत को ऐसे फिक्र नहीं है, बट तुम्हें क्यों है? आशुतोष उसे देखते हुए बोला, अनिकेत, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट ऑल दिस। मैंने बोला ना कि तुमसे ज्यादा मैं। अनिकेत बीच में बोला, टाइम वाली बात मत करना आशुतोष। हम किसी के बच्चे के साथ भी कितना टाइम स्पेंड करें, लेकिन उसके बच्चे को अपने बच्चों की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। हम सबके लिए सागरिका बहुत प्यारी है, हमारी बच्ची है, लेकिन जो तुम्हारे लिए है वो हमारे लिए नहीं है। सागरिका चुपचाप उन दोनों को देख रही थी। आशुतोष गहरी सांस लेकर बोला, मुझे नहीं बताना तुम्हें। अनिकेत उसे देखकर बोला, अगर तुम नहीं बताओगे तो मुझे दिग्विजय से बोलना पड़ेगा कि तुम्हारी बेटी की फिक्र आखिर इस इंसान को क्यों है। आशुतोष बीच में बोल पड़ा, अनिकेत, नहीं, दिग्विजय को कुछ नहीं बताना है, समझे? कुछ भी उसे नहीं बोलोगे तुम? अनिकेत उसे देखकर बोला, तो फिर मुझे बताओ। आई वॉन्ट टू क्लियर इट। लिसन आशुतोष, तुम्हारा बचपन का दोस्त हूं। हम दोनों साथ में बड़े हुए और जानते हो तुम तो। आशुतोष बीच में बोल पड़ा, बेटी है वो मेरी। ये सुनते ही सागरिका की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। मुंबई, इंडिया। अगली सुबह सागरिका की कल आंख लग गई थी। उसे पता ही नहीं चला था कि कब उसकी आंख लग गई, और जब वो सोकर उठी तब रणधीर उसके बगल में था ही नहीं। वो खुद से बोली, रणधीर पता लगवा रहा था, अगर उसे सच में सब कुछ पता चल गया तो क्या सोचेगा वो मेरे बारे में? मैं कैसी लड़की हूं जिसे अपने खुद के असली बाप के बारे में भी नहीं पता? बोलते हुए उसने अपने सर पर हाथ रख लिया। तभी बेडरूम का दरवाजा खुला और सामने से आवाज आई, सागरिका। ये सुनते ही सागरिका ने तुरंत अपनी नजर उठाकर सत्यम को देखा, जो कॉफी में लेकर खड़ा था। वो अंदर आकर बोला,
ये कॉफी, आदित्य अंकल और रणधीर नीचे वो दोनों कॉफी पी रहे हैं, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर लेकर चला आया। रणधीर ने बोला कि तुम सो रही हो बस इसीलिए। इतना बोलकर उसने वो कॉफी नाइट स्टैंड पर रख दिया। सागरिका कुछ पल रुककर बोली, थैंक यू। बोलकर उसने कॉफी मग उठा लिया। अभी अभी सोकर उठी थी, लेकिन उसे सच में कॉफी की जरूरत थी, दिमाग खराब हो चुका था उसका। सत्यम उसे देखते हुए बोला, आर यू ओक? रणधीर भी बहुत शांत है, किसी बात का जवाब नहीं दे रहा है। मतलब हुआ क्या है? सागरिका धीरे से बोली, कुछ नहीं हुआ है। इतना बोलकर वो खड़ी हो गई और वॉशरूम की तरफ जाने लगी। तभी सत्यम उसे देखकर बोला, तुम्हारे और उसके बीच? सागरिका बीच में बोली, नहीं हमारे बीच कुछ नहीं हुआ, कोई लड़ाई नहीं हुई है, कोई बहस नहीं हुई है। डोंट वरी, जो भी है वो बस एक बात है, लेकिन हमारे बीच कोई बात नहीं है। सत्यम गहरी सांस लेकर बोला, अगर तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक है तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना बोलकर वो बाहर चला गया। उसके जाते ही सागरिका खुद भी वॉशरूम के अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद वो वॉशरूम से बाहर आई और उसकी नजर सीधे रणधीर की तरफ चली गई, जो कि सोफे पर बैठा हुआ था। वो चुपचाप उसे देख रही थी। रणधीर कुछ पल रुककर बोला, हेलो परमानेंट बीवी, फालतू चीजों के ऊपर रोने के बाद अब कैसा फील हो रहा है? रोते रोते सोने के बाद टेल मी बेटर फील हो रहा है? एनर्जी लग रही है बॉडी में या फिर एनर्जी खत्म हो चुकी है? सागरिका उसके तरफ बढ़ते हुए बोली, क्या कहने की कोशिश कर रहे हो तुम? बोलते हुए वो उसके सामने आकर रुक गई। रणधीर एकदम से खड़ा हो गया। सागरिका 2 कदम पीछे हट गई। वो धीरे से बोली, ये क्या? रणधीर बीच में बोला, अपने बाप का सच क्या जान लिया तुमने? तुमने तो यमुना गंगा बहाना शुरू कर दिया। पर ओशन, तुम्हें कुछ भी बहाने की जरूरत नहीं थी, सच में बिल्कुल भी। उसकी बात सुन सागरिका ने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। वो इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी। अनकंफर्टेबल फील हो रहा था उसे। बहुत अजीब लग रहा था कि रणधीर उसे कैसी नजर से देखेगा। वो यही सोच रही थी। तभी रणधीर उसका चेहरा अपनी तरफ करके बोला, क्या हुआ? Why are you reacting like this ओशन? तुम्हें ये लग रहा है कि मैं क्या सोचूंगा तुम्हारे बारे में? सागरिका तुरंत उसकी आंखों में देखने लगी। रणधीर हल्का से उसके चेहरे पर झुका। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला, बस इतना सोचूंगा कि तुम कितनी बड़ी बेवकूफ हो, जो इन लोगों के पीछे रो रही हो। अब तक तुम्हें इतना नहीं समझ में आया कि वो लोग, उनमें से कोई भी तुम्हारा सगा नहीं हो सकता है, जो तुम्हारी जिंदगी के साथ खेल गए, जिन्होंने तुम्हारे रिश्ते बदल दिए, जिन्होंने मेरी बहन को नहीं छोड़ा। जो किसी को नहीं छोड़ते वो किसी के सगे नहीं होंगे, अपनी खुद के खून के भी नहीं। तो फिर रोना क्यों है तुम्हें? सागरिका धीरे से बोली, पता नहीं। रणधीर कुछ पल रुक कर बोला, रोना क्यों है? ये नहीं पता। चुप क्यों होना है? ये नहीं पता। जिंदगी में क्या चल रहा है? ये नहीं पता। तुम्हें पता क्या है सागरिका सबरवाल? नहीं, एक्चुअली तुम्हें एक चीज पता है कि एक कोने में बैठकर आंसू बहाते रहो और बस कभी ना कभी तो सॉल्यूशन नजर आ जाएगा, राइट? सागरिका इरिटेट होते हुए बोली, इट्स नॉट लाइक दैट। रणधीर गुस्से में बोला, तो फिर कैसा है ये सब? सागरिका एकदम से चुप हो गई। वो हैरानी से रणधीर को देख रही थी। रणधीर उसे कंधों से पकड़ते हुए बोला, टेल मी, कैसा है? क्यों है? 2 दिन मैं नहीं था तुम्हारे साथ, और 2 दिन में तुमने ये हालत की अपनी। रो रही हो तुम उन लोगों के पीछे, उन लोगों की वजह से। सीरियसली, तुम्हारी जिंदगी में कोई और चीज नहीं बची है ओशन? अगर नहीं बची है तो टेल मी, मैं तुम्हारी जिंदगी में बहुत मकसद दे दूंगा, तुम्हें बहुत कुछ करने के लिए। सागरिका धीरे से बोली, मेरे रोने का ये मतलब नहीं है कि मेरे पास लाइफ में कुछ नहीं बचा है रणधीर। कभी कभी चीजें इतनी अनएक्सपेक्टेड होती हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि कैसे रिएक्ट करना है, और तब सिर्फ और सिर्फ आंसू ही आते हैं। रणधीर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, नहीं आने चाहिए। सागरिका कुछ पल रुक कर बोली, लेकिन मेरी आंखों में आएंगे और तुम नहीं रोक सकते। रणधीर उसे अपने और भी ज्यादा करीब खींचकर बोला, किसने बोला कि मुझे तुम्हारे आंसू रोकने हैं? और किसने बोला कि मुझे तुम्हारे आंसू रोकने के लिए मुझे तुमसे बात भी करने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम अपने आंसू खुद रोकोगी, खुद करोगी जो करना है, मैं कुछ नहीं करूंगा। सागरिका कुछ कहती कि तभी रणधीर उसके चेहरे के और भी ज्यादा करीब आ गया, इतना करीब कि अब उन दोनों के होंठ बस एक दूसरे को छूने को तैयार थे। अगर किसी के भी होंठ हल्के से हिले तो वो बस टच हो ही जाते। रणधीर ने बिना कुछ बोले तुरंत सागरिका के होठों को कैप्चर कर लिया। सागरिका की आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। वो वैसे ही खड़ी थी। वो रणधीर के दोनों हाथ उसके कंधे पर थे। वो उसे पैशनेटली किस कर रहा था।
सागरिका ने पीछे हटने की कोई कोशिश नहीं की, वो खुद रणधीर को किस कर रही थी। थोड़ी देर बाद रणधीर ने उसके होठों को छोड़ा और उसके सर से अपना सर जोड़कर बोला, उन लोगों के साथ रहना है तुम्हें ओशन, हाँ या ना? सागरिका धीरे से बोली, नहीं। रणधीर बिना किसी भाव के बोला, बस सिंपल है। तो फिर तुम्हें नहीं फर्क पड़ना चाहिए कि कौन तुम्हारा बाप है, कौन नहीं, क्योंकि तुम्हारा कोई बाप नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तुम सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्टर हो। सागरिका सबरवाल हो, रणधीर कंधारी की वाइफ हो, मेरी ओशन हो। इससे ज्यादा तुम्हें किसी से रिश्ता रखने की जरूरत नहीं है। सागरिका कुछ पल रुक कर बोली, तुम बोलना चाहते हो कि मैं बस तुमसे रिश्ता रखूं? रणधीर उसकी कमर पर हाथ रखते हुए बोला, समझ सकती हो, आई डोंट हैव एनी इश्यू कि तुम सिर्फ मेरे साथ रिश्ता रखो, और तुम मेरे साथ रिश्ता रखो या ना रखो, मैं तुम्हें जाने थोड़ी देने वाला हूं। सागरिका चुपचाप उसकी आंखों में देखने लगी। रणधीर कुछ पल रुक कर बोला, ऑफ कोर्स आई कैन नेवर लेट यू गो। वो लोग ना अपने पाप का घड़ा ऑलरेडी भर चुके हैं ओशन। मुझे मजबूर मत करो कि मैं उनके पाप के घड़े का साइज बढ़ा दूं, और अगर वो घड़ा भी बढ़ गया ना तो फिर मुझसे बुरा उनके लिए कोई नहीं होगा, और आई मीन इट। सागरिका धीरे से बोली, मैं बस थोड़ी सी अपसेट हो गई थी, और फिर तुम भी नहीं थे इसीलिए। रणधीर कुछ पल रुक कर बोला, हो गया जितना प्रमोशन होना था, अब मैं कहीं नहीं जाने वाला। सागरिका हैरानी से बोली, क्यों नहीं जाने वाले तुम? रणधीर उसे छोड़कर बोला, मेरी मर्जी। इतना बोलकर वो आराम से सोफे पर बैठ गया। उसने कॉफी टेबल पर रखा हुआ सैंडविच उठाया और आराम से खाने लगा। आज उसका चीट डे था, तो फिर वो ये सब चीज खा सकता था। सागरिका अपने दोनों हाथ बांधकर बोली, तुम अपना काम नहीं छोड़ सकते। तुम ही कहते हो ना कि तुम्हारे लिए तुम्हारा काम सबसे ज्यादा मैटर करता है। एक्टिंग और ये प्रोफेशन जो तुम्हारा है, ये तुम्हारे लिए तुम्हारी पहली प्रायोरिटी है। रणधीर उसे देखकर बोला, ओशन, किसने बोला कि मैं अपनी प्रायोरिटी चेंज कर रहा हूं? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो बस थोड़े टाइम के लिए अपनी बीवी को प्रायोरिटी को रख रहा हूं। लेकिन मैंने अपना काम भी किया, और मैं अपना काम करके ही तुम्हारे पास आया हूं, बीच में छोड़कर नहीं आया कुछ भी। सागरिका जल्दी से बोली, लेकिन रणधीर बीच में बोला, रणधीर कंधारी का डिसीजन कोई नहीं चेंज कर सकता। तुम तो बिल्कुल भी नहीं, इनफैक्ट कोई भी नहीं। इस बात के आगे सागरिका कोई बात नहीं बोल पाई। उसे पता था कि रणधीर किसी की बात नहीं सुनने वाला था। वहीं दूसरी तरफ शाश्वत और आशिमा वाली कंट्रोवर्सी अब और भी ज्यादा बड़ी हो चुकी थी। समझ में नहीं आ रहा था कि ये कंट्रोवर्सी इतनी ज्यादा बड़ी होती कैसे चले जा रही थी। खैर, इसके पीछे हाथ तो सिर्फ और सिर्फ रणधीर कंधारी का ही था। हाथ क्या, बस उसके इशारे थे, कराने वाला सत्यम था। शाश्वत इस वक्त अपने बुटीक के केबिन में था। एक फैशन शो होने वाला था, वहां पर उसे रैंप वॉक करना था। लेकिन यहां पर यह कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी हो चुकी थी कि उसका रैंप वॉक कैंसिल हो चुका था। पहली बार उसके करियर में उसके साथ इतनी बड़ी चीज हुई थी, इतनी इंसल्टिंग चीज हुई थी। शाश्वत धीरे से बोला, आशिमा, यू हैव टू आंसर माई ऑल क्वेश्चंस। तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। शाश्वत खन्ना का इतना बड़ा नुकसान हुआ, मेरी इतनी बड़ी इंसल्ट हुई है। बोलकर उसने अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और तुरंत वहां से निकल गया। आशिमा रावत, वो एक बड़े से अपार्टमेंट में रहती थी, जो कि उसका खुद का ही था। सिंगल थी, आज तक शादी नहीं की थी उसने, तो बस वो अकेले रहती थी। उसके पेरेंट्स यहाँ पर नहीं थे। इस वक्त आशिमा अपने हॉल में बैठी कोई मैगजीन पढ़ रही थी कि तभी डोर बेल बजी। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने शाश्वत को देखते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। शाश्वत एकदम से अंदर आया। वो दरवाजा बंद करके बोला, जस्ट बिकॉज ऑफ यू मेरे साथ इतनी सारी चीज हो गई, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। आशिमा, क्या मिल गया तुम्हें ये सब कुछ करके? आशिमा उसे देखते हुए बोली, जो मुझे पहले मिल जाना चाहिए था। सुकून मिल रहा है मुझे। तुमने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी, तुमने मुझे मेरी नजरों में गिराकर। शाश्वत बीच में बोला, मैंने तुम्हारे सामने ऑफर रखा था और ऑफर एक्सेप्ट करने वाली तुम खुद थी। आशिमा उसे घूरते हुए बोली, हाँ, ऑफर एक्सेप्ट किया था मैंने, क्योंकि मैं थक गई थी। हर जगह गई, जहां गई ये इतना गंदा रास्ता देखकर मुझे मजबूरी में एक्सेप्ट करना पड़ा, और अब जो हो रहा है वो तुम डिजर्व करते हो शाश्वत खन्ना। शाश्वत चिल्लाकर बोला, जस्ट शट अप आशिमा, यू नो वॉट, मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें जान से मार दूं। आशिमा हल्का सा मुस्कुराकर बोली, यही तो आता है तुम जैसे लोगों को, बॉलीवुड इंडस्ट्री को ये नंगा नाच कराने वाले ना तुम जैसे ही लोग हैं। जो ये बदनामी है ना, ये सब कुछ तुम जैसों की वजह से ही है। शाश्वत सार्कास्टिकली बोला, तो ज्ञान देना चाहती हो तुम मुझे?
तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ज्ञान का मेरे ऊपर कोई असर होगा? आशिमा धीरे से बोली, बिल्कुल भी नहीं होगा। उम्मीद है मुझे कि तुम पर कोई असर नहीं होगा। ये जो फेम, नाम, सब कुछ है ना मेरे पास, ये सब कुछ मुझे फालतू लगने लगा है और अब जो तुम्हारे साथ हो रहा है ना, बहुत अच्छा हो रहा है। यू नो वॉट, मैं हमेशा से यही चाहती थी और फाइनली अब मैंने हिम्मत करके तुम्हारी पोल पट्टी पूरी दुनिया के सामने लाकर रख दिया। शाश्वत एकदम से उसका गला पकड़ कर बोला, आई विल किल यू आशिमा, जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। आशिमा एकदम से सोफे पर गिर गई और शाश्वत उसके ऊपर आ चुका था। वो अभी भी बहुत जोरों से उसका गला दबा रहा था। आशिमा ने उससे छूटने की कोशिश की पर शाश्वत छोड़ नहीं रहा था। आखिर में अचानक से फोन बजने की आवाज आ गई। शाश्वत ने तुरंत आशिमा का गला छोड़ दिया और उसने एकदम से अपना फोन उठा लिया। रात का वक्त सागरिका बेड पर लैपटॉप लेकर बैठी हुई थी। वो सारे प्रमोशन के रिजल्ट देख रही थी। जैसे रिजल्ट उसे चाहिए थे वैसे रिजल्ट थे और उसे पता था कि रणधीर कंधारी अपनी ओपनिंग बहुत अच्छी लेता था। 50 करोड़ की ओपनिंग का प्रोटेक्शन था। 2 दिन बाद एडवांस बुकिंग स्टार्ट होने वाली थी। उसके बाद समझ में आ जाएगा। वो 2-3 दिन तक बुकिंग चलती और फिर मूवी रिलीज डेट, फाइनली उसकी लाइफ का सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट रिलीज होने वाला था। सागरिका धीरे से बोली, बस बहुत हो गया, बहुत रो चुकी हूं मैं, बहुत ध्यान भटका लिया मैंने, अब सिर्फ और सिर्फ इन चीजों पर ध्यान देना है। तभी रणधीर उसके बगल में आकर बैठा। उसने एक बार लैपटॉप स्क्रीन की तरफ देखा और वापस सागरिका के चेहरे की तरफ देखने लगा। सागरिका अचानक से बोली, वाई आर यू लुकिंग एट मी लाइक दिस? रणधीर कुछ पल रुक कर बोल, माई वाइफ माई चॉइस, राइट ओशन, अपनी बीवी को देख रहा हूं, तुम्हें क्या तकलीफ है? और वैसे भी मेरी बीवी तो रोतलू निकली। सागरिका उसे देखकर बोली, तुम मुझे इस चीज को लेकर कब तक ताना मारने वाले हो गांधारी? रणधीर उसे देखकर बोला, क्या बोला तुमने? सागरिका मुस्कुराते हुए बोली, क्यों, तुम करो तो अच्छी बात, तुम करो तो ताना और अगर मैं करूं तो पता नहीं क्या ही बात हो गई। ऐसे ही नहीं होता, दिस इज रियली रॉन्ग ऑक, मैं तो बोलेगी, अगर तुम मुझे परेशान करोगे ना, तो मुझे भी तुम्हें ताना मार के परेशान करना आता है। रणधीर उसे देखते हुए बोला, इसी बात पर एक और ताना सुनती जाओ। सागरिका जल्दी से बोली, मुझे नहीं सुनना। इतना बोलकर उसने अपना लैपटॉप बंद कर दिया और तुरंत बेड पर लेट गई। उसने खुद को ब्लैंकेट से ढक लिया। उसे पता था कि रणधीर की तरफ से कोई भी जवाब आएगा तो उसके पास जवाब खत्म हो जाएंगे। रणधीर की हाजिर जवाबी उसकी बहुत बड़ी क्वालिटी थी। रणधीर हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, ओशन, तो डर गई। सागरिका ब्लैंकेट के अंदर से ही बोली, गुड नाइट। रणधीर ने एक नज़र सागरिका की तरफ देखा और ब्लैंकेट के अंदर आते हुए उसने सागरिका को तुरंत अपने पास खींच लिया। सागरिका जल्दी से बोली, मुझे क्यों पकड़ा तुमने? रणधीर ब्लैंकेट उसके सर पर से हटाकर बोला, तो तुम कौन सा कॉफिन में हो जो मैं तुम्हें पकड़ नहीं सकता? सागरिका कुछ पल रुक कर बोली, मैंने कब बोला कि मैं किसी कॉफिन में हूं? क्या बोल रहे हो? रणधीर आई रोल करते हुए बोला, वही जो तुमने सुना, जस्ट स्लिप। सागरिका कुछ पल उसे देखती रही और बस उसने अपनी आंखें बंद कर ली। रणधीर उसके चेहरे को देखते हुए हल्का सा मुस्कुराया। उसके फोरहेड पर किस करते हुए उसने सागरिका को आराम से अपने सीने से लगा लिया। मुंबई इंडिया। अगला दिन पेंट हाउस में सागरिका इस वक्त बालकनी में थी। वो अपने बेडरूम के बालकनी में एक्सरसाइज कर रही थी। आज बस उसका थोड़ा सा नेचर के पास रहने का मन था, इसलिए वो यहाँ पर थी क्योंकि रणधीर के बालकनी में कई सारे पौधे लगे हुए थे जो वहाँ का माहौल बड़ा अच्छा बनाते थे। सागरिका इस वक्त नीचे मेट पर बैठी हुई थी और वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रही थी कि तभी उसे अपने सामने कुछ महसूस हुआ। उसने हल्के से अपनी आंखें खोलकर रणधीर को देखा जो उसके सामने बैठा उसे देख रहा था। सागरिका कुछ पल रुक कर बोली, एक्सक्यूज मी, ऐसे क्यों देख रहे हो? रणधीर कुछ पल रुक कर बोला, बस ऐसे ही। सागरिका जल्दी से बोली, वॉट डू यू मीन बाय बस ऐसे ही? तुम खुद जिम करते हो और जब मैं अपने ऊपर फोकस करने की कोशिश कर रही हूं तब तुम मेरे सामने आकर मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो? रणधीर उसे देखते हुए बोला, डिस्टर्ब करने में मजा आता है ओशन, और मैं तुम्हें डिस्टर्ब ना करूं ऐसा हो सकता है क्या? सागरिका कुछ कहता कि तभी रणधीर गुनगुनाते हुए बोला, अरे हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने। सागरिका जल्दी से बोली, क्या कहने की कोशिश कर रहे हो तुम? रणधीर कुछ पल रुक कर बोला, क्या गाना गा रहा हूं मैं? तुम गाने में अपने मतलब की चीज ढूंढ रही हो क्या, परमानेंट बीवी? सागरिका कुछ पल रुक कर बोली, अगर तुम बोल रहे हो तो मैं ऑफ कोर्स ढूंढ रही हूं क्योंकि तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम
रणधीर बीच में बोला, मेरी बातों पर इतना गौर मत फरमाओ, ओशन मेरी बातों में फंसकर रह जाओगी और मैं तुम्हें निकलने भी नहीं दूंगा। सागरिका कुछ पल उसे घूरती रही पर उसने कुछ कहा नहीं। थोड़ी देर बाद रणधीर हल्का सा मुस्कुराते हुए खड़ा हुआ और वही एक तरफ चला गया। सागरिका अब रणधीर के सामने कुछ नहीं कर सकती थी। उसे पता था कि अगर वो कुछ करेगी तो रणधीर अपनी हरकतों पर उतरा रहेगा। उसकी वो बचकानी हरकतें सागरिका को बहुत इरिटेट करती थी, पर उसके बिना उसे रहा भी नहीं जाता था। सागरिका खड़ी होकर बोली, पहले मुझे एक बात बताओ, इन सब चीजों के चक्कर में मैं भूल गई तुमने मेरे फोन में अपनी इतनी सारी फोटोज क्यों ले रखी है? रणधीर उसे देखकर बोला, सीरियसली ऐसा है क्या? बोलकर वो तुरंत अंदर चला गया। सागरिका उसके पीछे आते हुए बोली, जवाब नहीं दिया और फिर यहाँ पर इतना बोलते वो रुक गई। रणधीर उसके फोन पर कुछ कर रहा था। वो तुरंत सागरिका को अपने पास खींचकर बोला, इसी बात पर एक और फोटो बनती है। सागरिका कुछ कहने वाली थी कि तभी रणधीर ने फोटो खींच ली। उसने सेल्फी ली थी, बाकायदा। सागरिका अपना फोन लेकर बोली, ये तुम? इतना बोलते ही वो चुप हो गई। रणधीर ने जो फोटो ली थी वो कैमरे की तरफ देख रहा था और सागरिका उसे घूर रही थी। उसने कुछ बोलने के लिए बस मुंह खोला हुआ था। बहुत रैंडम फोटो लग रही थी वो, पर पता नहीं क्यों सागरिका को प्यारी लग रही थी। रणधीर उसे पीछे से हक करते हुए बोला, तुम्हारी मेरी प्यारी प्यारी फोटोज कलेक्शन ओशन, और मैं अपना कलेक्शन कम नहीं होने दूंगा बल्कि और बढ़ाऊंगा। सागरिका धीरे से बोली, तो क्या कलेक्शन सिर्फ मेरे फोन में करने हैं? रणधीर उसे देखकर बोला, किसने बोला कि सिर्फ तुम्हारे फोन में? मेरे फोन की गैलरी किस दिन चेक कर लेना, पासवर्ड तुम्हारे पास है। सागरिका ने तिरछी नजर से उसे देखा पर आगे उसने कुछ कहा नहीं। रणधीर कुछ कहता कि उसका फोन बजा। उसने पॉकेट से निकालकर अपना फोन चेक किया और फिर सागरिका के गाल पर किस करके बोला, एक्सक्यूज मी। ये कहकर वो एक तरफ चला गया। इधर सागरिका फ्रेश होने के लिए चली गई। थोड़ी देर बाद में फ्रेश होकर बाहर आई। उसने अपना लैपटॉप ऑन किया। दिल्ली की न्यूज देखी थी वो, और स्पेशली बॉलीवुड रिलेटेड न्यूज। क्या चल रहा था क्या नहीं ये उसके लिए इम्पोर्टेंट था। तभी उसके कानों में आवाज पड़ी, जाने माने फैशन डिजाइनर शाश्वत खन्ना के ऊपर लगा है आशिमा रावत के मौत का इल्जाम। ये सुनते सागरिका तुरंत रुक गई। उसने एकदम से मुड़कर अपने लैपटॉप की तरफ देखा। अब की हेडलाइन ये थी कि शाश्वत खन्ना ही वो आखिरी इंसान थे जो कि आसमान रावत के अपार्टमेंट में गए थे, और उसके साथ साथ उन दोनों के बीच एक बड़ी सी कंट्रोवर्सी चल रही थी। इसी कंट्रोवर्सी के बीच आशिमा रावत के मरने की खबर आई है। क्या सच में शाश्वत खन्ना ने ही आशिमा रावत का कत्ल किया है? सागरिका धीरे से बोली, ओ माय गॉड नहीं, लेकिन हो भी सकते हैं। शाश्वत अंकल मार भी सकते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है। मुझे इन लोगों में से तो किसी पर भी भरोसा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ शाश्वत इस वक्त पुलिस स्टेशन में था। उसकी इंक्वायरी चल रही थी आशिमा की मौत को लेकर। शाश्वत गुस्से में बोला, मैंने नहीं मारा है उसे। हाँ, मैंने उसका गला दबाने की कोशिश की। मैं बहुत गुस्से में था, लेकिन मुझे एक फोन कॉल आया। मैं कॉल अटेंड करते हुए बाहर निकल गया। मैंने उसे सच में नहीं मारा है। अंदर भी तो कुछ होगा ना, कोई कैमरा वगैरह चेक करो, मैंने नहीं किया। इंस्पेक्टर उसे देखते हुए बोला, मिस्टर खन्ना आप वहां पर करने क्या गए थे? और आप उनका गला दबा क्यों रहे थे? सारे सबूत आपके खिलाफ। अपने खुद बोला कि आप उनका गला दबा रहे थे। शाश्वत जल्दी से बोला, इंस्पेक्टर गला दबाने का मतलब ये नहीं कि मैंने उसे जान से मार दिया। वो जिंदा थी जब मैं निकला था, तब वो मुझे घूर रही थी। उसने मुझे चिल्लाकर दो बातें मैं सुनाई थी। ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने नहीं किया। इसके पीछे किसी और का हाथ है। उसको कोई और दुश्मन होगा। इंस्पेक्टर बिना किसी भाव के बोला, फिलहाल तो एक ही दुश्मन नजर आ रहे हैं और वो है आप। अब आप अपनी गलती कबूल नहीं कर रहे हैं, वो बात अलग है। मिस्टर खन्ना, मजबूर मत करिए कि मुझे आपके ऊपर कोई 3rd डिग्री टॉर्चर चलाना पड़ जाए। अपनी बात बोलकर इंस्पेक्टर वहां से चले गए। शाश्वत ने अपने सर पर हाथ रख लिया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कल उसने गुस्से में आशिमा का गला दबाया था, लेकिन उसने जान से नहीं मारा था। कॉल आ गया था उसे, वो कॉल पिक करके वहां से निकल गया था। जब वो निकला था तब आशिमा बिल्कुल ठीक थी, तो फिर वो मर कैसे गई? उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। शाश्वत धीरे से बोला, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सच में कुछ नहीं किया। मुझे नहीं पता वो कैसे मरी है, तो कौन मार सकता है उसे? कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे, और मैं क्यों फंस रहा हूं इन सब चीजों में। ये सारी चीज सोचते हुए शाश्वत जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी चीख सुनकर रिएक्ट करने वाले भी वहां पर कोई नहीं था। जो भी थे वो उसे पागल ही समझ रहे थे, उसकी बातें सुनकर और उसकी हरकतें देखकर। इधर सागरिका ने अपना लैपटॉप बंद किया और वो सीधे रणधीर को ढूंढते हुए नीचे पहुंची।
उसकी नज़र सीधे आदित्य की तरफ चले गई जो कि डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। सागरिका उनके पास आकर बोली, अंकल आपने रणधीर को देखा? आदित्य उसे देखकर बोले, वो तो शायद अपने स्टडी रूम में होगा या फिर लाइब्रेरी में, मुझे नहीं पता, वही गया था। सागरिका जल्दी से बोली, ओके थैंक यू। बोलकर उसने सबसे पहले स्टडी रूम चेक किया लेकिन रणधीर वहां पर नहीं था। फिर उसने लाइब्रेरी देखा, रणधीर वहीं पर था, थैंक गॉड वो उसे मिल चुका था। सागरिका तुरंत उसके पास आकर बोली, रणधीर क्या चल रही है ये? शाश्वत खन्ना ने सच में आशिमा रावत को मारा है क्या? अगर आशिमा ने तुम्हारे कहने पर ये सब कुछ किया तो बहुत गलत हो जाएगा। उन्हें मौत नहीं आनी चाहिए थी, वो नहीं करने चाहिए तो फिर? रणधीर बीच में बोला, आशिमा रावत ने मेरे कहने पर कुछ नहीं किया था ओशन, उन्होंने किया था क्योंकि वो करना चाहती थी और इनफैक्ट वो उनकी मर्जी थी। उन्होंने बहुत टाइम से ये चीज सोच रखी थी, बस मेरे एक बार बोलने पर उन्हें कॉन्फिडेंस आया और उन्होंने अपने लिए स्टंट लिया था। सागरिका कुछ पल रुक कर बोली, लेकिन अभी जो हो रहा है वो, इससे आगे वो कुछ कहता कि रणधीर ने उसे कमर से पकड़ते हुए अपने पास खींच लिया। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है ओसियन? सागरिका कुछ पल रुक कर बोली, क्या फर्क पड़ता है? रणधीर, बहुत फर्क पड़ता है। मैं आशिमा रावत को इतने टाइम से देख रही हूँ, पिछले 5 सालों से मैंने उनकी हर मूवी देखी है। मेरा सपना था एक बार उन्हें अपनी मूवी में कास्ट करने का, कभी तो मैंने सपना देखा था और वो ऐसे, नो आई रियली लाइक हर, मुझे फर्क पड़ेगा। रणधीर उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोला, परमानेंट बीवी, फर्क फरमाना बंद कर दो। सागरिका उसे देखते हुए बोली, इट्स नॉट इजी रणधीर, और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आशिमा तो तुम्हारी दोस्त थी ना? रणधीर गहरी सांस लेकर बोला, लेकिन अब वो मर चुकी है और मैं खुद सोच रहा हूं कि आखिर उसे मारा किसने। और आई नो कि ये काम शाश्वत खन्ना का ही हो सकता है। सागरिका गुस्से में बोली, अगर शाश्वत ने मारा तो फिर वो जिंदा क्यों है? फांसी क्यों नहीं हो जाती उसे? रणधीर कुछ पल रुक कर बोला, गुड आइडिया, फैंसी हो जानी चाहिए। सागरिका कुछ कहती कि तभी रणधीर ने उसके होठों पर उंगली रखकर उसे चुप कर दिया। वो बेहद धीमी सी आवाज में बोला, रिलैक्स ओशन, ऐसी बात नहीं करते, ठीक है, और इधर उधर की बात नहीं करते। तुमने खाना नहीं खाया ना? सागरिका परेशान होते हुए बोली, मैं कैसे? इससे आगे वो कुछ कहती कि रणधीर ने उसे वहीं सोफे पर बैठा दिया और वो खुद बाहर चला गया। उसके जाती सागरिका ने अपने सर पर हाथ रख लिया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसे। वो अचानक से बोली, अगर शाश्वत खन्ना सच में कातिल है ना, तो आई स्वेर उस इंसान को फांसी मिलनी चाहिए। मेरा मन कर रहा है सामने से जाकर खुद एक थप्पड़ लगाकर आऊं। हाउ कुड ही डू दैट? ऐसे कैसे कर सकते हैं वो? किसी की जान कैसे ले सकता है वो? तभी रणधीर खाने की एक प्लेट लेकर आया। उसने प्लेट वही कॉफी टेबल पर रखा और सागरिका के पास बैठकर बोला, खाना खाओ। सागरिका कुछ पल रुक कर बोली, मुझे नहीं खाना। तुम? रणधीर बीच में बोला, ओशन, अगर तुमने खाना नहीं खाया तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लिसन, मैं बहुत शांत, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है ना, राइट? सागरिका चुपचाप उसे देखने लगी। रणधीर उसका हाथ थाम कर बोला, मैं बहुत शांत हूं क्योंकि आशिमा की मौत का असर मेरे ऊपर भी हुआ है। वो दोस्त थी मेरी, मैं उस चीज को डाइजेस्ट करने की कोशिश करवा रहा हूं। तुम ऐसे रिएक्ट करोगी तो मैं क्या करूंगा? थिंक अबाउट मी। सागरिका धीरे से बोली, ओके फाइन। बोलकर वो खाने लगी। रणधीर आराम से उसे खाते हुए देख रहा था। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी, जो कि सागरिका नहीं देख पाई थी। थोड़ी देर में सागरिका ने अपना खाना खत्म कर दिया था। वो रणधीर को देखकर बोली, अब खुश हो तुम? रणधीर हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, ओके, अब जाओ यहां से और मुझे थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब मत करना। सागरिका कुछ पल उसे देखती रही और फिर वो उठकर वहां से चली गई। पूरे दिन तमाशा चलता रहा, मीडिया में ये बात चलती रही और अब तक लोग आंदोलन पर उतर आए थे। लोगों की नजरों में नॉरेटिव ये गया था कि आशिमा रावत, जिसने अपने लिए स्टैंड लिया, जिसे एक बॉलीवुड के बड़े इंसान की सच्चाई सामने लाने की कोशिश की, उस इंसान ने उसे मार दिया। और अब लोग शाश्वत खन्ना की फांसी की डिमांड करते हुए आंदोलन पर उतरे हुए थे। सुबह से रात हो चुकी थी और रात होते होते तक लोगों ने तोड़फोड़ मचाने शुरू कर दी थी। मुंबई की सड़कों पर जाम बढ़ चुका था। लोगों का आंदोलन तेज हो चुका था और आंदोलन में औरतें सबसे ज्यादा थी, क्योंकि आशिमा ने जो इल्जाम लगाया था वो सबसे ज्यादा औरतों को ही ट्रिगर करके गया था। ऊपर से उसकी मौत की खबर, इस खबर ने तहलका मचा कर रखा था। सागरिका बेड पर बैठी हुई थी। रात तो खैर हो ही चुकी थी और रणधीर से उसकी बात नहीं हुई थी। वो सुबह से ही लाइब्रेरी में बैठा पड़ा था, पता नहीं क्या कर रहा था। वहीं सागरिका अपने लैपटॉप पर न्यूज़ देख रही थी।
लाइव देख रही थी। वो जो भड़के हुए लोग थे वो आंदोलन पर उतर आए थे। सुबह से वो लोग शांति से बैठे थे, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई रिएक्शन ना मिलने पर उन्होंने अब दंगे करने शुरू कर दिए थे। तोड़फोड़ मच रही थी। सागरिका धीरे से बोली, व्हाट द हेल, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे, पर इतना तो क्लियर है शाश्वत खन्ना फांसी तो इस इंसान को होनी चाहिए। बोलते हुए उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ आशुतोष, दिग्विजय और अनिकेत, वो तीनों के तीनों ही परेशान थे। उन्होंने शाश्वत से मिलने की कोशिश की पर लोगों को आंदोलन करता देख शाश्वत से किसी को भी मिलने की परमिशन नहीं दी गई थी। अब शाश्वत की फैमिली नहीं थी, उसने शादी नहीं की थी, वो अकेला सिंगल इंसान था। बस तो उसे वैसे भी घर से तो कोई मिल नहीं सकता था, बाकी इन तीनों की मिलने की कोशिश बेकार चली गई थी। आशुतोष कुछ पल रुक कर बोला, दिग्विजय, आई थिंक शाश्वत नहीं बचेगा। दिग्विजय उसे देखकर बोला, क्यों नहीं बचेगा वो आशुतोष? वी कांट लीव हिम लाइक दिस, हमारा यार है वो, हम फ्रेंड है राइट? तो फिर? आशुतोष बीच में बोला, आई नो कि हम फ्रेंड है, लेकिन हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। आशिमा की डेथ हुई है, शाश्वत पता नहीं क्या बोल रहा है, वहां पर क्या चल रहा है नहीं पता। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो गया क्यों था उसके पास। अनिकेत कुछ पल रुक कर बोला, जब पागलपंती की है तो उसका रिजल्ट कुछ ना कुछ तो निकलेगा ना। उसकी बात के आगे वो दोनों कुछ नहीं बोल पाए, क्योंकि सच में उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। कुछ मतलब सच में कुछ भी नहीं। इधर रणधीर आराम से अपनी लाइब्रेरी में बैठा हुआ था। वो सोफे पर बैठा था, उसके दोनों पैर कॉफी टेबल पर थे। वो गुनगुनाते हुए अपना फोन स्क्रॉल कर रहा था, सब कुछ चेक कर रहा था। थोड़ी देर बाद रणधीर के होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई। फोन आ रहा था उसे एक नंबर से। वो कॉल पिक करके बोला, तमाशा तमाशा और तमाशा जिंदगी, तमाशा तमाशा में जिंदगी, सब तरफ तमाशा, तो फिर पूछो सबसे बड़ा तमाशा कहाँ? मुंबई, इंडिया, रात का वक्त। रणधीर अभी भी कॉल पर था और वो कॉल पर किसी और से नहीं बल्कि आशिमा से ही बात कर रहा था। दूसरी तरफ से आशिमा बोली, थैंक यू रणधीर मुझे बचाने के लिए, थैंक यू मुझे उस दुनिया से बाहर निकालने के लिए जिस दुनिया में मैं नहीं रहना चाहती थी। यू नो व्हाट, वो इंडस्ट्री इतनी गंदी थी ना, मुझे सफोकेशन होने लगी थी। खुश हूं मैं अब, जितना कमाया पिछले इतने सक्सेस ईयर में वो सब लेकर अब उन सब से दूर हूं। रणधीर खड़े होते हुए बोला, गुड फॉर यू आशिमा, और आई होप यू आर डूइंग गुड इन दुबई राइट नाउ। आशिमा मुस्कुराते हुए बोली, आई एम हैप्पी, आई एम वेरी वेरी मच हैप्पी रणधीर, और अब तुम जो करना चाहे तुम करो, और एक बार फिर से थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी आउट, मुझे उस दुनिया से बाहर निकालने के लिए, थैंक यू उस दलदल से निकालने के लिए। रणधीर अपने विंडो के पास आकर रुका। वो सामने देखते हुए बोला, तुम कहीं भी जाओगी तुम्हें दलदल मिलेंगे आशिमा। वेल आई एम हैप्पी कि मैं तुम्हारे किसी काम तो आया, आफ्टर ऑल यू आर माई फ्रेंड। आशिमा कुछ पल रुक कर बोली, आई नो तुम करो। और रणधीर बीच में बोला, मैं और तुम बात नहीं करेंगे अब। आशिमा कुछ पल रुक कर बोली, लेकिन क्यों, हम बात तो कर सकते हैं और कॉल पर बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रणधीर कुछ पल रुक कर बोला, आशिमा अगर बाहर निकलना है तो तुम्हें रणधीर कंधारी सभी से दूर होना पड़ेगा। मुझसे तुम्हें ऐसे दूर होना पड़ेगा कि मैं नहीं हूं तुम्हारी लाइफ में, नहीं है तुम्हारा कोई वो दोस्त जिसे तुम रणधीर कंधारी के नाम से जानती थी। अगर भूल रही हो तो सब कुछ भूल कर आगे बढ़ो। मैं नहीं चाहता कि तुम इस इंडस्ट्री के किसी भी एक इंसान से रिश्ता रखो, फिर चाहे वो मैं ही क्यों ना रहूं। सी आशिमा धीरे से बोली, ओक फाइन, आई गॉट इट, व्हाट यू वांट टू से, सो हमारी आखिरी बात है। रणधीर कुछ पल रुक कर बोला, आई नो दिस इज हर्टिंग यू, पर ये तुम्हारे लिए जरूरी है, मेरे लिए भी जरूरी है। मुझे पता है कि तुम मुझे अपना बहुत करीब दोस्त मानती हो, और आशिमा इस इंडस्ट्री में सबसे पहले दोस्त बनी थी तुम मेरी, और तब से लेकर के आज तक वो दोस्ती है, पूरी जिंदगी रहेगी। अगर कभी दुबई आऊंगा तो तुमसे मिलने की कोशिश जरूर करूंगा, लेकिन कुछ वक्त के लिए सारे कनेक्शन तोड़ दो, और जब एक बार तोड़ दोगी ना तो फिर याद नहीं आएंगे। आशिमा कुछ पल रुक कर बोली, आई विल ऑलवेज रिमेंबर यू रणधीर, तुम्हारे जैसा दोस्त मिलना भी नसीब की बात है। थैंक यू एंड गुड बाय। रणधीर हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, बी हैप्पी आशिमा रावत, मैंने तुम्हें इस दुनिया से दूर भेजा इसीलिए ताकि तुम खुश रहो, तुम इतनी खुश रहो कि ताकि तुम्हें कभी भी किसी इंडस्ट्री की, इस इंडस्ट्री के लोगों की वो गंदगी कभी याद ना आए। आशिमा धीरे से बोली, ओके बाय। रणधीर ने बिना कुछ बोले कॉल कट कर दिया। उसने आशिमा का नंबर ब्लॉक करके डिलीट कर दिया। वो कुछ पल रुक कर बोला, यू आर फ्री नाउ आशिमा, ना इस इंडस्ट्री का कोई साया तुम पर आएगा, ना कोई इंसान तुम तक पहुंचेगा, कभी नहीं। बोलकर वो हल्का सा मुस्कुरा दिया।
तभी उसके पीछे से आवाज आए, दोस्ती भी निभा ली और दुश्मनी भी, क्या शिकारी होना तुम रणधीर, मान गए तुम्हें? रणधीर ने एकदम से मुड़कर सत्यम को देखा। वो मुस्कुराते हुए बोला, अब इतना तो बनता है ना, दोस्ती निभानी जरूरी थी क्योंकि आशिमा वो दोस्त थी जिसे कभी मेरे बारे में ना कुछ गलत सोचा, ना कभी मेरा साथ छोड़ा। और रणधीर हर रिश्ते अच्छे से निभाता है। और फिर रही बात दुश्मनी की, तो वो तो मैं एक्सपर्ट हूं निभाने में। रणधीर की आंखों में कुछ डेंजरस सा झलक रहा था जो कि सत्यम ने नोटिस कर लिया था। उसे पता था कि शाश्वत के बुरी तरह से लगने वाली थी। रणधीर अपनी जगह पर बैठकर बोला, तो अब बताओ, डिसीजन सही था ना? सत्यम उसके सामने बैठकर बोला, हमेशा की तरह सही, परफेक्ट था। शाश्वत के निकलने के बाद आशिमा को वहां से निकालना, और वो भी दूसरे रास्ते से, ताकि सामने के कैमरा में कुछ भी ना आए। फिर वहां पर एक डेड बॉडी रखना और साथ में पुलिस वालों से लेकर के सबको अपनी तरफ करना। पैसे भी बहुत लगे हैं इसमें। रणधीर कुछ पल रुक कर बोला, पैसे लगते हैं तो लगे, अपनी बहन के बदले के लिए मैं इतना करूंगा और बहुत कुछ करूंगा। सत्यम उसे देखते हुए बोला, सागरिका को नहीं पता ना इस बारे में? रणधीर उसे देखते हुए बोला, उसे पता भी नहीं चलेगा, मैं नहीं चाहता कि उसे पता चले। सत्यम कंफ्यूजन से बोला, क्यों? अगर उसे पता चलेगा तो भी क्या प्रॉब्लम है? आई मीन एटलीस्ट, और वो तुम्हारे साथ ही है। रणधीर उसे देखते हुए बोला, प्रॉब्लम बस इतनी है कि मैं उसे इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। अपने आप के केस में वो इन्वॉल्व है, जो भी हो रहा है ठीक है, लेकिन हर चीज में उसे इन्वॉल्व नहीं करना चाहता से शी इज नॉट फॉर ऑल दिस। सत्यम धीरे से बोला, कोई बड़ा प्रोटेक्टिव हो रहा है अपनी वाइफ के लिए? रणधीर सार्कास्टिकली बोला, जब तुम्हारी बीवी आएगी तब देखूंगा मैं कि तुम प्रोटेक्टिव होते हो या नहीं, और अगर नहीं हुए मैनेजर तो फिर देख लेना, कुछ भी हो सकता है। सत्यम आई रोल करते हुए बोला, अभी वो चीज बहुत दूर की बात है, फॉरगेट इट। जो सारे ये जो आंदोलन के लिए निकले हुए ना, बहुत ज्यादा भड़के हुए हैं। स्पेशली औरतें, एक तो पहले सेक्सुअल का एल्बम, दूसरा मौत, इतनी भड़के हुए लोग न सिर्फ और सिर्फ रेप होने के बाद निकलते हैं। रणधीर कुछ पल रुक कर बोला, रेप से कम थोड़ी है ये सत्यम। रेप का मतलब यही तो नहीं होता है ना कि शरीर को नोच के फेंक दो तो वो रेप हो जाएगा। रेप उधर वक्त होता है जब एक लड़की के सामने ये कंडीशन रख दो कि या तो सक्सेस या तो अपने बॉडी को बेच दो। सेक्सुअल एसॉल्ट से लेकर के बुरी नजर, वो हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज रेप ही है। एंड फाइनली आई एम हैप्पी फॉर आशिमा। उसकी बात सुन सत्यम मुस्कुरा दिया। वो जानता था कि शाश्वत के साथ जो कर रहा था तो कर रहा था, लेकिन रणधीर ये सारी चीज आशिमा को लेकर की थी। वो चाहता तो शाश्वत को खत्म कर सकता था, कुछ भी कर सकता था, पर आशिमा को बाहर निकालने के लिए उसने पूरी गेम पलट कर रख दी थी। अगली सुबह सागरिका इस वक्त न्यूज देख रही थी। सभी लोग इतने ज्यादा भड़के हुए थे और देंगे तेज होते चले जा रहे थे, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सागरिका बोली, जहां से मैं देख रही हूं मुझे पता कि यहां पर अंजाम क्या हो सकता है, या तो आर्या फिर पर बीच में कोई फैसला आ ही नहीं पाएगा। तभी बेडरूम का दरवाजा खुला। रणधीर अंदर आते हुए बोला, परमानेंट बीवी, मुझे भूख लगी है। सागरिका तुरंत उसे देखकर बोली, तो फिर मैं क्या करूं? रणधीर कुछ पल रुक कर बोला, कैसी परमानेंट बीवी हो तुम जो अपने परमानेंट पति के लिए ये भी नहीं बोल सकती कि मैं कुछ बना दूं? सागरिका धीरे से बोली, तो फिर तुम सीधे सीधे बोल दो ना कि तुम्हें मेरे हाथ का कुछ खाना है, बना दूंगी मैं। बोलकर उसके साइड से निकलकर बाहर जाने लगी कि तभी रणधीर ने उसकी कमर पकड़कर उसे रोक लिया। सागरिका ने एक नजर उसके हाथ की तरफ देखा और फिर उसने मुस्कुराते हुए उसे देखा। रणधीर उसके चेहरे के हल्का सा पास आकर बोला, ऐसे नहीं होते किसी के लिए भी परेशान समझी। सागरिका मुस्कुराते हुए बोली, मैं किसी के लिए भी परेशान नहीं हो रही हूं, मैं बस सोच रही हूं, छोड़ो मुझे। रणधीर ने कहा, नहीं छोड़ना। बोलते हुए उसने सागरिका को पीछे से हक कर लिया। सागरिका कुछ कहता कि तभी रणधीर ने उसके कंधे पर किस किया और उसके कान के पास ठहर कर बोला, ओशन, डोंट वांट टू सी यू लाइक दिस। अगर तुम ऐसे किसी की वजह से परेशान होने लगोगी तो मैं शाश्वत की मौत का तरीका चेंज। सागरिका बीच में बोली, कोई जरूरत नहीं है, तुम जो कर रहे हो वही करो, और उसके साथ जो हो रहा है वो डिजर्व करता है, तुम्हें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। रणधीर कुछ पल रुक कर बोला, क्या बीवी मिली है मुझे, हर बात पर मेरी साइड लेने वाली? सागरिका मुस्कुराते हुए बोली, हर बात पर नहीं तुम। रणधीर बीच में बोला, हर बात पर मतलब हर बात पर। बोलकर उसने सागरिका को एकदम से अपनी गोद में उठा लिया। सागरिका चिल्लाकर बोली, क्या कर रहे हो, नीचे उतारो मुझे, अभी तो तुमने बोला कि तुम्हें खाना खाना है, भूख लगी है तो फिर जाने दो। रणधीर एकदम से उसे बेड पर फेंक कर बोला, अब मेरा मूड चेंज हो रहा है।
सागरिका हैरानी से बोली, रणधीर? तभी रणधीर ने अपने टी शर्ट उतारी और सीधे सागरिका के ऊपर आ गया। सागरिका उसे देखते हुए बोली, स्टॉप इट। रणधीर कुछ पल रुक कर बोला, वाई आर यू स्टॉपिंग मी ओशन? अब ऐसा तो कुछ है नहीं जो हमारे बीच हुआ नहीं है, तो फिर रुकने का क्या मतलब है? सागरिका जल्दी से बोली, कुछ हुआ नहीं है, बात वो नहीं है। बात यह है कि ये सही टाइम नहीं है, तुम्हारे डैड भी नीचे वेट कर रहे होंगे, क्या सोचेंगे वो? रणधीर सार्कास्टिकली बोला, क्या बात कर रही हो तुम ओशन? मेरे डैड के बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है। वो ज्यादा कुछ नहीं सोचेंगे कि उनका बेटा और बहू वो दोनों लगे पड़े हैं, थोड़ी सी प्लाटिंग कर रहे हैं। सागरिका कुछ पल रुक कर बोली, जो मैं सोच रही हूं तुमने वही बोलने की कोशिश की? रणधीर उसे सवालिया नजरों से देखते हुए बोला, मुझे क्या पता कि तुम क्या सोच रही हो? सागरिका धीरे से बोली, लेकिन मुझे पता है कि तुम ये जानते हो कि मैं क्या सोच रही हूं। रणधीर उसके चेहरे के दोनों तरफ से अपने दोनों हाथ अच्छे से रखे और वो उसके चेहरे के करीब आकर बोला, क्या बात है? मतलब तुम जो सोच रही हो मुझे पता है ओशन। तुम कहना चाहती हो कि मैं तुम्हारे दिल की बात जान जाता हूं। इस हिसाब से तो मुझे और भी बातें पता होनी चाहिए। सागरिका उसे देखते हुए बोली, बातें घुमा रहे हो तुम? रणधीर एकदम से बेड पर लेता उसने सागरिका को तुरंत अपने ऊपर खींच लिया। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम कहो तो पूरी की पूरी दुनिया घुमा दूं। ये सुनते ही सागरिका को हंसी आ गई। वो धीरे से बोली, कैसे फनी बातें करते हो तुम? रणधीर कुछ पल उसके चेहरे की तरफ देखता रहा। उसे मुस्कुराता देख उसके होठों पर खुद एक मुस्कुराहट आ गई थी। उसने हल्के से सागरिका के फोरहेड पर किस कर लिया। सागरिका के मुस्कुराहट फीकी पड़ गई थी, पर वो एक प्यारी सी मुस्कुराहट अभी भी बनी हुई थी। रणधीर कुछ पल रुक कर बोला, मूवी रिलीज होने वाली है ना, उसके ऊपर ध्यान दो ओके, और मुझे खाना बनाकर दो, आई एम वेरी हंग्री फॉर यू एंड फॉर फूड ऑल्सो। सागरिका उसे देखकर बोली, तुम मुझे छोड़ दो तो तुम्हें खाना मिल जाएगा, और अगर भूख किसी और चीज की है तो फिर बेशक से पकड़ कर रखो। रणधीर कुछ पल रुक कर बोला, वो मैं करूंगा आराम से, पहले तुम मुझे खाना दे दो क्योंकि बाहर जाना है, मुझे ब्रांड की सेल रिपोर्ट चेक करनी है, वो सब कुछ देखना है, तो आई हैव टू गो। सागरिका धीरे से बोली, ओके। उसकी इतना कहते हैं रणधीर ने उसकी कमर छोड़ दी। सागरिका तुरंत खड़ी होकर बाहर निकल गई। उसके जाते ही रणधीर ने हल्के से अपने हाथ की तरफ देखा, उसी हाथ की तरफ जिस हाथ से उसने सागरिका को थोड़ी देर पहले पकड़ा हुआ था, और कुछ पल रुक कर बोला, डैड सही सवाल करते हैं क्या मुझे मी इन रियली लव विद यू? वहीं दूसरी तरफ शाश्वत के ऊपर 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया था, पर वो ये बात मानने को ही तैयार नहीं था। कैसे मान लेता जब उसने किया ही नहीं था, तो उसके चक्कर में वो मान भी नहीं रहा था और उसे नहीं पता था कि बाहर क्या चल रहा था। इस वक्त वो सेल में बैठा हुआ था, उसके शरीर पर कई जगह चोट लगे हुए थे। वो इंक्वायरी का ही एक हिस्सा था। तभी इंस्पेक्टर वहां पर आकर बोला, शाश्वत खन्ना कोर्ट जाना पड़ेगा, अभी हियरिंग है और तुम्हें इतना बचा कर लेकर जाना पड़ेगा क्योंकि बाहर लोग तुम्हारे पीछे पागल है, जान से मार देंगे तुम्हें। शाश्वत धीरे से बोला, क्या मतलब? इंस्पेक्टर बिना किसी भाव के बोला, तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत हैं, तो फिर अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, और लोगों ने आंदोलन छेड़ा हुआ है, तुम्हारे खिलाफ दंगे हो रहे हैं, इसलिए तुम्हें कोर्ट लेकर जाना, हियरिंग में फैसला साफ सामने आएगा। बोलकर उसने सेल का दरवाजा खोल दिया। शाश्वत धीरे से बाहर निकला। वो सीधा खड़ा हुआ, उसे दर्द हो रहा था। इधर हवलदार ने उसे हथकड़ी लगाई और उसे खींचते हुए वहां से पीछे के रास्ते की तरफ ले गया, क्योंकि पुलिस वाले आगे से नहीं लेकर जा सके थे। पुलिस स्टेशन के बाहर कई सारे लोग बैठे हुए थे। इधर सबने अपना खाना खा लिया था। आदित्य और रणधीर वो दोनों बालकनी में खड़े थे। आदित्य रणधीर को देखकर बोले, परसों कृतिका की बरसी है, एक पूजा होगी और तुम्हारी मॉम आएंगी यहाँ पर, सोचा कि पूजा इसी घर से करते हैं। रणधीर कुछ पल रुक कर बोला, और परसों किसी का राम नाम सत्य भी होगा डैड, और बहुत अच्छे से होगा। आदित्य उसे देखकर बोले, शाश्वत खन्ना गॉट इट, समझ गया, मैं जो भी करना है आराम से करो, कोई नहीं रोकेगा, और हाँ थैंक्स मेरी बात। रणधीर बीच में बोला, डैड थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है, गुनहगार मेरे भी है, एक मरेगा तभी तो दूसरे का नंबर आएगा, बहुत सिंपल है राइट? आदित्य उसे देखकर बोले, अब बस तुम्हें ये समझ में आ जाए कि तुम सागरिका के लिए क्या फील करते हो। रणधीर तुरंत उन्हें देखकर बोला, आपको मेरे बीवी और मेरे बीच के रिलेशनशिप में क्या इंटरेस्ट है? आदित्य कुछ पल रुक कर बोले, बस इतना कि मैं चाहता हूं कि मेरे बेटे को रियलाइज हो जाए वो प्यार में है, ताकि वो अपनी लव लाइफ एंजॉय कर सके अलग तरीके से। जब तुम्हें ये पता चल जाएगा ना कि तुम किसी से प्यार करते हो, और उस वक्त जो तुम चीज करोगे
जो उसके साथ जियोगे, जितने साल, जितने पल वो कभी नहीं भूल पाओगे। उनकी बात का रणधीर ने कोई जवाब नहीं दिया। रात का वक्त, सागरिका इस वक्त बालकनी में खड़ी थी और वो प्रत्यूष से बात कर रही थी। उनकी मूवी की रिलीज डेट की बात चल रही थी। उससे पहले ये जो शाश्वत वाला ड्रामा था, उसका खत्म होना जरूरी था। इसका इम्पैक्ट मूवी की कमाई पर पड़ सकता था। सागरिका ऑन कॉल बोली, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ से प्रत्यूष बोला, ऐसा तुम कैसे कह सकती हो कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फर्क पड़ने के पूरे चांसेस हैं। सागरिका कुछ पल रुक कर बोली, कुछ नहीं होगा। जहां से मैं देख रही हूं, ये केस बहुत जल्दी क्लोज होगा। प्रत्यूष कंफ्यूजन से बोला, तुम्हें कैसे पता कि ये मैटर क्लोज हो जाएगा? सागरिका गहरी सांस लेकर बोली, प्रत्यूष, मुझे कुछ पता नहीं है, मैं बस सोचकर बोल रही हूं। जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, तुमने सारे आंदोलन देखे हैं जो ये लोग देंगे पर उतर आए हैं। शाश्वत को फांसी नहीं मिलेगी ना, तब तक शांति से नहीं बैठेंगे, और मुझे तो लगता है कि उसे कल ही फांसी हो जाएगी। प्रत्यूष धीरे से बोला, अगर उसे कल फांसी हुई ना, तो मैं यही समझूंगा कि तुम्हारा हाथ है। सागरिका चिल्लाकर बोली, पागल हो क्या तुम? ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, मेरा हाथ कहां से आ जाएगा? ना तो मेरा हाथ है, ना ही मेरी बात। नहीं, मेरा कोई छोटा सा नाखून भी है इस मामले में। मैं इस मामले में गलती से भी इन्वॉल्व नहीं हूं। प्रत्यूष गहरी सांस लेकर बोला, ओके फाइन, आई अंडरस्टूड, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। सागरिका धीरे से बोली, अरे, तो ऐसे ही बातें नहीं करते, दिमाग खराब हो सकता है सामने वाले का। ओके, तुम इंस्टाग्राम पर जो हमारे मूवी के सोंगर्स हैं, उन्हें ट्रेडिंग पर लेकर आओ। थोड़े बहुत ट्रिक से उसे करने पड़ेंगे और इन्फ्लुएंसर्स को पैसे दो ताकि वे इस पर अपना रील, शॉर्ट वीडियो बनाकर कुछ भी करके डालें। वी नीड ऑडियंस। प्रत्यूष जल्दी से बोला, इस पर काम चल रहा है। 10 इन्फ्लुएंसर्स को मैंने पैसे दे दिए और वे लोग कल वीडियो भी ड्रॉप कर देंगे। मैं आगे देखता हूं। उसकी बात सुन सागरिका ने कॉल कट कर दिया। वो कुछ पल रुक कर बोली, जितना प्रमोशन के लिए काम चल रहा है, इतने खर्चे के बाद सब कुछ सही से होना तो चाहिए। एंड आई विश कि सब कुछ सही से हो जाए। इस मूवी का सक्सेसफुल होना बहुत जरूरी है। बेशक रिश्ते में कितनी दरार आ जाए, बेशक के सामने वाला गला फाड़े, लेकिन साबरवाल प्रोडक्शन हाउस, वो तो मेरा भी सपना था ना, और मुझे वो सपना सच करना है। वो प्रोडक्शन हाउस वापस से रिवाइव करना है। सागरिका तुरंत अंदर चली आई। उसने अपना फोन नाइट स्टैंड पर रखा और सीधे फ्रेश होने के लिए चली गई। थोड़ी देर बाद वो फ्रेश होकर बाहर आए। उसने अपने व्हाइट कलर का नाइट ड्रेस पहना हुआ था, जो कि काफी हद तक रिवीलिंग था। उसे लग रहा था कि रणधीर आज बाहर ही रहने वाला था, तभी उसने ऐसे कपड़े पहने थे। पर बाहर आते ही सीधे सामने उसे रणधीर दिख गया, जो कि आराम से बेड पर बैठा हुआ था। सागरिका को देखते ही रणधीर के होठों पर एक तिरछी मुस्कान तैर गई। सागरिका हैरानी से बोली, तुम? बोलते हुए उसने एक बार खुद के कपड़ों को देखा और वापस रणधीर को। तभी रणधीर खड़ा होकर बोला, क्या बात है, परमानेंट बीवी इतनी हॉट कब से लगने लगी तुम? सागरिका धीरे से बोली, एक्सक्यूज मी, मैं हमेशा से होती हूँ। बोलते हुए उसने अपने बाल धीरे से कान के पीछे किया और इधर उधर देखने लगी। रणधीर उसके सामने आकर रुका। वो हल्का सा सर झुकाकर कुछ कहता कि तभी सागरिका बोली, इतने पास क्यों आ रहे हो तुम? रणधीर कुछ पल रुक कर बोला, ओशन में तो तुम्हारे इतने पास आ चुका हूं कि मैं सब कुछ देख चुका हूं, तो फिर अब क्या फायदा कुछ भी छुपाने का? कुछ नहीं छुपा सकती। ये सुनते ही सागरिका के दिल की धड़कनें बुरी तरीके से शोर करने लगी थीं। उसने हल्के से नजर उठाकर रणधीर को देखा। वो रणधीर की गर्म सांसों को अपने गाल पर महसूस कर सकती थी। उसकी बढ़ी हुई धड़कनों को रणधीर साफ सुन रहा था। उसने सागरिका को कमर से पकड़ते हुए अपने पास खींचा और उसके गाल पर हल्के से किस करके बोला, यू नो व्हाट ओशन, आई वॉन्ट यू राइट नाउ। बोलकर उसने एकदम से सागरिका के होठों को कैप्चर कर लिया। सागरिका ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और वो खुद रणधीर का साथ दे रही थी। एक दूसरे को किस करते हुए वो दोनों सीधे बेड की तरफ जाने लगे। उनकी किस अभी तक ब्रेक नहीं हुई थी। थोड़ी देर बाद रणधीर ने हल्के से सागरिका को बेड पर धक्का दिया। वो बेड पर पीठ के बल गिर गई। उसके बाल बिखर गए थे। उसकी वो शर्ट नाइट ड्रेस से ऊपर आ चुकी थी, उसकी कमर तक। रणधीर ने अपनी शर्ट उतारकर एक कोने में फेंक दिया और वो सीधे सागरिका के ऊपर आया। सागरिका कुछ पल रुक कर बोली, रणधीर, तुम तो नहीं आने वाले थे ना? तभी रणधीर बीच में बोला, व्हाट आर यू डूइंग ओशन? मैं तुम्हारे ऊपर हूँ, यू नो, मैं तुम्हारे ऊपर हूँ।
बोलते हुए उसने ऊपर शब्द पर जोर दिया था। इधर सागरिका ने चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लीं। रणधीर के होठों पर एक शरारती मुस्कान तैर गई। उसने सर झुकाते हुए सागरिका के कान को हल्का सा बाइट किया और उसके कान से किस करते हुए धीरे धीरे नीचे जाने लगा। रणधीर हल्के हल्के से सागरिका के कंधे, कॉलर बोन, गले हर जगह पर वाइट और किस कर रहा था। उसने हल्का सा सागरिका को उठाते हुए उसका नाइट ड्रेस उतारकर बेड के दूसरी तरफ फेंक दिया। सागरिका ने उस नाइट ड्रेस के अंदर कुछ भी नहीं पहना था। वो रात को ऐसे ही सोती थी। रणधीर की नज़र जैसे जैसे उसकी बॉडी को देख रही थी, उसकी आंखें डार्क होती चली जा रही थी। उसने सागरिका को बेड पर धक्का दिया और एक बार फिर से उसके ऊपर आकर वो धीरे धीरे उसकी अपर बॉडी पर अपने होंठ चलाने लगा। सागरिका की सांसें तेज होती चली जा रही थीं। कमरे में सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी व्हाइट लाइट जल रही थी। उसके अलावा बाहर से चांद की रोशनी थी, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं था। सागरिका की सिसकियां तेज होती चली जा रही थीं। रणधीर खुद पूरी तरीके से उसमें खोया हुआ था। उसने धीरे धीरे सागरिका की उंगलियों से अपनी उंगलियां इंटरवाइन करते हुए उसके हाथ को बेड पर धंसाया और वापस उसके चेहरे के पास आया। सागरिका ने हल्के से आंखें खोलकर उसे देखा। उसका सीना लंबी सांस लेने की वजह से ऊपर नीचे बहुत जोरों से हो रहा था। रणधीर धीमी सी आवाज में बोला, आर यू रेडी, परमानेंट बीवी? सागरिका ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला पर उसके मुंह से कुछ निकल नहीं पाया। वो इस वक्त कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। तभी रणधीर ने उसके पैर को उठाते हुए उसे हल्का सा अपनी तरफ पुल किया। सागरिका के मुंह से हल्की सी सिसकी निकल गई और उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। रणधीर ने उसके बालों में अपना चेहरा छुपाया और फिर बस इसके बाद उन दोनों में से कोई भी रुकने को तैयार नहीं था। करीब 1.5 घंटे बाद सागरिका बेड पर सोई हुई थी। रणधीर ने उसे अपनी शर्ट पहना दी थी और वो बस उसके पैरों के बीच का सारा हिस्सा अच्छे से क्लीन कर चुका था। रणधीर ने सागरिका की पहनी हुई शॉर्ट नीचे की और उसके फोरहेड पर किस करके उसने टाइम देखा। 12:01 हो रहे थे। वो दिन शुरू हो चुका था, यानी कि कृतिका की बरसी का दिन। रणधीर धीरे से बोला, आई एम सॉरी कृतिका, रियली सॉरी। तुम्हारा बिग ब्रदर रियली स्टूपिड था जो तुम्हारे साथ नहीं था। होता तो बचा लेता। ये कहकर उसने सागरिका को अच्छे से ब्लैंकेट से ढका और तुरंत कमरे से बाहर निकल गया। अगली सुबह सागरिका जब सोकर उठी तब रणधीर उसके आसपास कहीं भी नहीं था। वो खुद से बोली, ऐसे तो ये गायब नहीं रहता, फिर अभी कहाँ चला गया? इतना बोलकर वो बेड से खड़ी हो गई और सीधे फ्रेश होने के लिए चली गई। थोड़ी देर बाद सागरिका फ्रेश होकर बाहर आए। उसने अपने बाल सही किए और अपना फोन लेकर नीचे आए। नीचे आते ही उसके कदम रुक गए। सामने एक पंडित जी बैठे हुए थे और सामने एक फोटो भी लगी हुई थी। सागरिका धीरे से बोली, कृतिका। उसने बस अंदाजा लगाया था कि वो कृतिका की फोटो थी क्योंकि आदित्य ने उसे पहले ही कृतिका की बरसी के बारे में बताया था। सागरिका धीरे से बोली, इसका मतलब आज ही बरसी है। बोलते हुए उसकी नजर आदित्य और सत्यम की तरफ चली गई, जो कि वहीं गद्दे पर बैठे हुए थे, और फिर उसने रणधीर को देखा जो दूसरी तरफ बेहद शांति से बैठा हुआ था। आदित्य सागरिका को देखकर बोले, रणधीर के बगल में आकर बैठ जाओ तुम। सागरिका जल्दी से बोली, ओके अंकल, बोलकर वो तुरंत रणधीर के बगल में आकर बैठ गई। पूजा चल रही थी कि तभी सागरिका की नजर सीधे किचन की तरफ चली गई। वहां एक औरत एक थाल लेकर आ रही थी। सागरिका कुछ पल उसे औरत को देखते रही और फिर उसने रणधीर को देखा। तभी रणधीर एक नजर उसे देखकर बोला, माय मदर, मिसेज दिशा कंधारी। सागरिका कुछ पल रुक कर बोली, ओके, बोलकर उसने सर झुका लिया। इधर दिशा आदित्य के बगल में आकर बैठ गई। उन्होंने वो थाल वहीं सामने रख दिया था। पूजा आगे चलती जा रही थी। मंत्र उच्चारण हो रहे थे। रणधीर बिना किसी भाव के सामने हवन कुंड की तरफ देख रहा था। सागरिका ने एक बार वापस कृतिका की फोटो की तरफ देखा। वो रणधीर का फीमेल वर्जन थी बिल्कुल। उसने एक नज़र रणधीर को देखा और वापस कृतिका की तस्वीर को। उस फोटो में वो मुस्कुराते हुए कैमरा की तरफ देख रही थी। उसने अपने दोनों हाथों से एक दिल बनाया हुआ था। बहुत खुश लग रही थी वह। वहीं शाश्वत को अर्जेंटली फांसी की सजा सुनाई गई थी क्योंकि जनता कंट्रोल से बाहर निकल गई थी और यहां पर जनता के आगे कुछ नहीं हो सकता था। जेल में उसे फांसी होने वाली थी। जेल के बाहर करीब 500 से 600 लोग अब तक इकट्ठा हो चुके थे, सिर्फ 1 घंटे में, और ये भीड़ आगे बढ़ने वाली थी, सब जानते थे। यहां अंदर शाश्वत के मुंह पर एक ब्लैक कलर का कपड़ा डाला हुआ था। वो एक तरफ खड़ा था, उसके हाथ पीछे करके बंधे हुए थे।
तभी एक पुलिस वाला वहां पर आकर बोला, फांसी का टाइम हो चुका है। बोलकर वो साथ में शाश्वत को पकड़कर सीधा उस जगह पर लेकर गया जहां उसे फांसी लगने वाली थी। रस्सी सीधे शाश्वत के गले में गई। शाश्वत ने उस कपड़े के अंदर भी अपनी आंखें बंद कर रखी थी। उसे पता था कि वो नहीं बच सकता था और अब उसकी जिंदगी में कुछ नहीं बचा था। लोग उसकी मौत चाहते थे और यहां उसे मौत दी जा रही थी। जल्लाद एक तरफ खड़ा था जो कि अपना काम करने वाला था। तभी इंस्पेक्टर तेज आवाज में बोला, छोड़ दो। कुछ ही पल में शाश्वत के पैर हवा में थे। उसके पैर बहुत ज्यादा फड़फड़ा रहे थे। वो तड़प रहा था। सब लोग उसे देख रहे थे। कुछ ही पल में शाश्वत शांत हो गया। उसका सर एकदम से झुक गया। वो फांसी से लटका हुआ था, संडे से लटका था, मर चुका था वो। पुलिस वाले ने एक आदमी की तरफ देखा। वो आदमी जल्दी से बोला, 11:05, टाइम नोटेड। इधर पूजा भी खत्म होने वाली थी कि तभी रणधीर का फोन बजा। पंडित जी ने उसकी तरफ देखा। रणधीर कुछ पल रुक कर बोला, आप कंटिन्यू करिए, आपका फोन नहीं बज रहा, मेरा फोन है। पंडित जी ने एक गहरी सांस ली और वो वापस अपने काम पर ध्यान देने लगे। रणधीर ने कॉल पिक करते ही दूसरी तरफ से आवाज आई, शाश्वत खन्ना को फांसी हो गई है। 11:05 उसके डेट टाइम। ये सुनते ही रणधीर के एक्सप्रेशन बदल गए। 11:05 यही वक्त था कृतिका की मौत का। उसके डेथ सर्टिफिकेट पर यही टाइम था। रणधीर ने बिना कुछ बोले कॉल कट कर दिया। सबकी नजरें उसी की तरफ थी। रणधीर हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, स्वाहा। ये सुनते ही आदित्य और सत्यम हल्का सा मुस्कुरा दिए। इधर दिशा को कुछ नहीं पता था और वहीं सागरिका भी उसे सवालिया नजरों से देख रही थी। थोड़ी देर में वो पूजा पूरी हो चुकी थी और अब गरीबों को दान करने के लिए वहां पर कई सारी चीजें रखी हुई थी जो यहां से एक एक करके जाने वाली थी। ये काम सत्यम संभाल रहा था। रणधीर सीधे बालकनी में चला आया। तभी उसके पीछे से आवाज आई, मुझसे नाराज हो तुम? रणधीर तुरंत मुड़ा और दिशा को देखकर बोला, क्या फर्क पड़ता है नाराजगी से? नाराज भी उनसे होते हैं जिन्हें नाराजगी से फर्क पड़ना चाहिए। लेकिन मॉम, आप तो। दिशा बीच में बोली, बस तुम्हारे बारे में सोचा था मैंने। रणधीर, मुझे पता है कि तुम्हें कृतिका के पास रहना था, पर कृतिका ने मुझसे बोला था कि मैं तुम्हारी खुशियों के बीच ना आऊं। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से तुम्हारा वो सपना जो तुम काम वहां कर रहे थे वो गलती से भी अधूरा रह जाए। वादा लिया तो उसने मुझसे, क्या करती मैं? रणधीर उसे देखते हुए बोला, और ये बात आपने मुझे कभी नहीं बताई। क्यों नहीं बताई आपने मुझे ये बात कि ये सब कुछ कृतिका चाहती थी? दिशा लाचारी से बोली, क्योंकि मुझे पता है कि मैं बताती तो तुम खुद को और ब्लेम करते, तुम खुद को गिल्टी फील करने लगते। तुम्हारी खुशी के लिए वो अपने आखिरी वक्त में भी सोच रही थी और तुम उसके पास नहीं थे। मैं जानती हूँ तुम्हें, बेटे, और तुम मेरे बेटे हो। तुम्हें भी जानती हूँ, उसे भी जानती थी। रणधीर बीच में ही बोला, मॉम, मगर आप मुझे जानती होती तो आप मुझे बता देती। मुझे जानने का हक था कि मेरी बहन क्या कर रही थी, वो किस हालत में थी। जब मैं आया तब तो वो थी ही नहीं। थी तो सिर्फ और सिर्फ उसकी वो डायरी जो मैंने देखी थी, जो मेरे पास है। उसके अलावा क्या है मेरी बहन का मेरे पास? कुछ नहीं। मेरी कृतिका का मेरे पास कुछ नहीं बचा, न उसके आखिरी वक्त में उसके साथ था। दिशा उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, रणधीर, तुम हर पल हो उसके साथ और वो हर पल है तुम्हारे साथ। तुम जानते हो ना कि वो क्या कहती थी, कि वो कहीं भी रहेगी लेकिन तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। रणधीर के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। कृतिका जब भी रणधीर से लड़ाई करती थी तब वो हमेशा यही बोलती थी, मैं कुछ भी करूंगी, कहीं भी जाऊंगी, लेकिन भाई, आपका पीछा नहीं छोड़ूंगी। जो कर लो, जो करना है। ये लाइंस एग्जैक्ट याद थी रणधीर को। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।